अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धड़ाधड़ धमकियां देते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी नेताओं को धमकाते हुए दो टूक कहा है कि अगर ईरान ने शर्तों का पालन नहीं किया तो हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला करेंगे। बारूद के ढेर पर ईरान डील, स्विट्जरलैंड में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध और डील अब ऐसे भंवर में फंस चुकी है जहां किसी को भी अंदाजा नहीं है कि क्या वास्तव में ईरान अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर करेगा या नहीं। इस वक्त ईरान और अमेरिका की डील के बीच इजराइल एक ऐसे कट्टर दुश्मन के रूप में सामने आया है जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 114 दिन से भी ज्यादा के इस युद्ध और तनाव में सभी पक्ष लगभग 30 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध की आग धधकती चली जा रही है। इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में ईरान के नेताओं और मध्यस्थों के साथ एक ऐसी आपातकालीन मीटिंग में जुटे हैं जिस पर ईरान डील का भविष्य टिका हुआ है। रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान डील से बुरी तरह से भन्नाए इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान में 20 ऐसे ठिकानों पर भयंकर हमले किए हैं जिसमें हिजबुल्लाह को भीषण नुकसान हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इजराइल को रत्ती भर परवाह नहीं है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की डील को लेकर हो रही मीटिंग पर इसका। खबर है कि शांति वार्ता के बीच ईरान के प्रतिनिधि मोहम्मद कालिबाफ ने चेतावनी दी है कि अमेरिका इजराइल की गुंडागर्दी और सीजफायर के उल्लंघनों को नहीं रोकता तो ईरान अगला कदम कड़ा उठाएगा। स्विट्जरलैंड में अगले 24 घंटे के अंदर ईरान डील से फाइनल पर्दा उठ सकता है और इसी को लेकर ट्रंप सांसें रोके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक इस्लामाबाद शांति समझौते यानी MOU को अमली जामा पहनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर मौजूद बेहद सुरक्षित ब्यूर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिकी दल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, अमेरिकी विदेश विभाग, ट्रेजरी विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग में शामिल हैं। ईरान की ओर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, अब्बास अराक्ची और ईरान के केंद्रीय बैंक, परमाणु कार्यक्रम और तेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। मध्यस्थ पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी कूटनीतिक दल भी इसमें शामिल हुआ है। मध्यस्थ कतर की तरफ से कतर के विदेश मंत्रालय और अमीर के विशेष प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल हैं। कतर अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक यानी बैक चैनल की भूमिका निभा रहा है। मेजबान स्विट्जरलैंड के स्विस विदेश मंत्रालय के अधिकारी मीटिंग की व्यवस्था देख रहे हैं। ईरान डील की मीटिंग का फुल एंड फाइनल फैसला स्विट्जरलैंड में 5 लोगों के ऊपर है। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बाकर कालिबाफ। इन्हीं 5 लोगों की बातचीत से तय होगा कि अमेरिका ईरान 60 दिवसीय समझौता आगे बढ़ेगा या लेबनान और हिजबुल्लाह का मुद्दा पूरी प्रक्रिया को फिर से संकट में डाल देगा। 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتش برگشته به پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن. ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बैठक की शुरुआत एक इमरजेंसी स्टेशन से हुई है जिसमें इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और लेबनान की स्थिति पर चर्चा हुई।
लेबनान और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों को लेकर इजराइल के इन हमलों पर ईरान ने बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अख्तियार किया है। ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान खातम अल अंबिया और IRGC ने घोषणा की है कि अमेरिका ईरान समझौते की पहली शर्त, जिसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना था, उसका उल्लंघन होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। खबर ये है कि ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगैर कालिबाफ ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका इजराइल की गुंडागर्दी और सीज फायर के उल्लंघनों को नहीं रोकता तो ईरान अगला कड़ा कदम उठाएगा। हालांकि कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के चलते ईरान स्विट्जरलैंड में तकनीकी कूटनीतिक बातचीत अभी कर रहा है। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच ये एक अंतरिम समझौता है। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देशों को फाइनल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस डील को सीधे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC से मंजूरी दिलाई जाएगी, ताकि कोई भी भावी अमेरिकी सरकार इसे एक तरफा रद्द न कर सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस 14 सूत्रीय समझौते यानी कि MOU के तहत अमेरिका ने ईरान पर पिछले 2 महीने से लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी को हटा दिया है। ईरान को शर्तों के साथ तुरंत वैश्विक बाजार में तेल और ईंधन बेचने की अनुमति मिल गई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इजराइल लगातार लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमला करता रहेगा तो ईरान इस डील पर 60 दिन के अंदर फाइनल मुहर कैसे लगाएगा? این جلسه گفتگو برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل هست و همونطور که باز عرض کردم در صدر اینها بحث توقف جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان और 14 शर्तों वाले जिस शुरुआती समझौते पर ईरान और अमेरिका ने साइन किया, उसका सबसे पहला और सबसे अहम क्लॉज है सभी मोर्चों पर सैन्य ऑपरेशन की तुरंत और स्थायी समाप्ति, जिसमें साफ तौर पर लेबनान शामिल है। इस डील के साइन होते ही अमेरिका ने अपनी ओर से दुनिया को गारंटी दी कि अब गोलियां नहीं चलेंगी। लेकिन गोलियां क्या, बम बरस रहे हैं। तारीख 18 जून 2026। दुनिया को लगा कि पश्चिम एशिया में सुलग रही तीसरे विश्व युद्ध की आग अब बुझने वाली है। एक तरफ फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे और दूसरी तरफ तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान। दोनों ने डिजिटल और फिजिकली कागज पर साइन किए, जिसे दुनिया में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच इजराइल के उत्तर में मौजूद लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी था। भले ही डील लागू होते ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदरगाहों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगी अपनी नेवल नाकाबंदी को पूरी तरह से हटा लिया। महीनों से फंसे तेल के टैंकर बाहर निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़े खौफनाक तूफान के बाद अचानक शांति छा गई हो। अमेरिका खुश था, ईरान राहत की सांस ले रहा था और ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम नीचे गिरने लगे थे। लेकिन जैसे कि ये शांति सिर्फ एक धोखा हो। ये एग्रीमेंट बस एक ऐसा कागज था जिसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि बेरूत और साउथ लेबनान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट्स ने मौत की नई बारिश शुरू कर दी। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में आगे की बात करने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ उसका सबसे पुराना और सबसे ताकतवर सहयोगी इजराइल इस समझौते की धज्जियां उड़ा रहा था। फिर क्या था, बस ईरान ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो आगे कोई बात नहीं होगी।
इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल को इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया कि गाजा की तरह लेबनान में भी इजराइल सिक्योरिटी जोन पर काबिज रहेगा। כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל. ये एक ऐसा समझौता है जिसको इजराइल जरा भी अहमियत नहीं दे रहा। 18 जून 2026 को समझौते पर साइन हुए। ट्रंप ने ऐलान कर दिया हर मोर्चे पर युद्ध समाप्त हो गया और 19 जून 2026 को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और इजराइल ने गाजा में ड्रोन हमला कर दिया और लेबनान के अलग अलग शहरों में बमों की बारिश कर दी और समझौते को ठेंगा दिखा दिया। जमकर गिराए इजराइल ने बम। 18 जून को ही आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर साउथ लेबनान का एक नया मिलिट्री मैप जारी कर दिया। द मीडिया लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इस नक्शे में साफ तौर पर दिखाया गया कि इजरायली सैनिक लेबनान की सीमा के अंदर 10 किलोमीटर गहरे सिक्योरिटी जोन में तैनात हैं और वे किसी भी हाल में वहां से वापस नहीं लौटेंगे। इजराइल का तर्क बहुत सीधा और आक्रामक है। जब तक हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क, उसके हथियारों के डिपो और उसके कमांडरों को जड़ से खाक में नहीं मिला दिया जाता, तब तक लेबनान से एक भी इजरायली सैनिक पीछे नहीं हटेगा। इजराइल इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर आज उसने हिजबुल्लाह को छोड़ दिया तो उसके लिए भविष्य का सबसे बड़ा नासूर ये बन जाएगा। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 मार्च 2026 के बाद लेबनान में अब तक 3,912 लोग मारे जा चुके हैं और 11,873 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अमेरिका की शांति की दुहाई के बीच भी 18 जून की रात को साउथ लेबनान में इजराइल के हमलों ने 16 लोगों की जान ले ली। हिजबुल्लाह भी जवाबी हमला कर रहा है और 2 मार्च 2026 के बाद इन हमलों में 35 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। खून दोनों तरफ से बह रहा है, लेकिन इजराइल का एक ही मिशन है, हर कीमत पर साउथ लेबनान को एक बफर जोन बनाना। इजराइल के मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि हर एक इजरायली मां की आंसुओं का बदला लेबनान की 1000 मांओं के आंसुओं से लिया जाएगा। और इजराइल के इस तेवर ने वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया के सामने यह दावा किया था कि उसने युद्ध रुकवा दिया है, उसकी बात की कोई कीमत नहीं रह गई। जो ट्रंप G7 की मीटिंग में 1 घंटे की देरी में पहुंचते हैं और कहते हैं आई एम द बॉस, उनके लिए तो इजराइल के ये तेवर नाकाबिले बर्दाश्त है। एक तरफ से अब यह साफ होने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू अपनी जंग में खींच कर ले गए और अब जब अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है तो नेतन्याहू ट्रंप के साथ बिल्कुल खड़ा होना नहीं चाहते, वो हार नहीं मानना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में आकर इजराइल पर भड़ास निकालनी पड़ी। जेडी वेंस ने इजराइल के मंत्रियों की बयानबाजी को अजीबोगरीब घबराहट और बौखलाहट करार दिया। वेंस का लहजा बेहद सख्त और आक्रामक था। उनकी बातों से लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे बेंयामिन नेतन्याहू को खुली वार्निंग दे रहे थे। If I was in the cabinet of the Israeli government,
I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. दस दिन के बाद कुछ बात बनती दिख रही थी, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी ने जब इजराइल को एहसान याद दिलाना शुरू किया तो बेन्यामिन नेतन्याहू के मंत्री भी भड़कने लगे और साफ कर दिया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर ने कहा, ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है। इजरायली मिनिस्टर मिकी जोहर ने एहसान गिनाए, कहा कि हमने खुफिया जानकारियां दी, अमेरिकियों की जान बचाई, अमेरिकी सेना इजरायली टेक का इस्तेमाल करती है। फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा, ईरान के साथ हुआ समझौता इजराइल और पूरी आजाद दुनिया के लिए बुरा है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स ने तो ऐलान ही कर दिया कि इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा के सिक्योरिटी जोन्स में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। अमेरिका और इजराइल के दशकों पुराने और अटूट रिश्तों में अब एक ऐसी दरार आ चुकी है जो शायद ही कभी भर पाए, क्योंकि अब सब कुछ खुलकर होने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जबरदस्त नाराजगी जताई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी अपने प्रतिनिधि के जरिए भेजे गए बयान में यह ऐलान तो किया कि पजेश्कियन के आश्वासन पर उन्हें यह समझौता मंजूर है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अमेरिका को दुश्मन कहकर संबोधित किया और यहां तक कहा कि अगर दुश्मन समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है या फिर किसी तरह की हिमाकत करता है तो झुकने की जरूरत नहीं है, करारा जवाब देना है। ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका की ये जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को लेबनान से बाहर निकाले, और इजराइल तो अमेरिका की सुन भी नहीं रहा। इजराइल न सिर्फ खुलकर ट्रंप के एक तरफा किए गए समझौते को नकार रहा है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में बम बरसाकर ये जाहिर भी कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई नहीं है जो इजराइल के मामलों में कोई फैसला लें। दुनिया भर की मीडिया में हड़कंप मच गया। जिस शांति का ढिंढोरा अमेरिका पीट रहा था वो तो 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। अमेरिका ने कागज पर युद्ध जरूर रोक दिया, लेकिन जमीन पर आग अभी भी धधक रही थी। CNN और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सिक्योरिटी जोन के नाम पर गाजा, लेबनान और सीरिया में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना मिलिट्री कब्जा कर लिया है। इजराइल किसी भी कीमत पर अपनी सैन्य बढ़त को खोना नहीं चाहता। उसे डर है कि इस डील के जरिए अगर ईरान से पाबंदियां हट गई और उसे $300 बिलियन के कंस्ट्रक्शन फंड का एक्सेस मिल गया तो वो पैसा सीधे हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों को और ताकतवर बनाएगा।